गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम मिल रहे हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है अपवाह वेग एवं गतिशीलता यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा आप लोग इसको माने कि हल्का सा कठिन है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अपवाह वेग पे सीधे ना आते हुए आपको छोटी बहुत हम लोग बेस से उठाते हैं और आपको इस के बारे में आपको समझाऊंगी। आप जैसा कि जानते हैं कि जो धात्विक चालक होते हैं, चालक यानी कि कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब आप सोचेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास अगर कोई परमाणु है ना, एटम है, तो उसके बीच में क्या होता है, नाभिक, और उसके चारों ओर कक्ष में इलेक्ट्रॉन गोल घूमते हैं, है ना। अब आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन संयोजी इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही क्षीण होता है। वो इतना क्षीण होता है बच्चों कि आप बाहर से एक हल्की सी भी उसको अगर ऊर्जा देते हैं, वो ऊर्जा भले ही ऊष्मीय ऊर्जा हो, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध तोड़कर हो जाता है मुक्त। और जब ये मुक्त हो जाता है बच्चों, तो ये पूरे धातु पर, है ना, अगर मैं आपका धातु मान लूं, तो ये संपूर्ण धातु पर स्वतंत्र विचरण करने के लिए फ्री है, यानी कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कोई भी बंधन नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या होता है, हल्की सी ऊर्जा देने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बंध से टूटकर अलग हो जाता है। ये कहलाते हैं ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो धात्विक चालक होते हैं स्टूडेंट्स, जो कंडक्टर्स होते हैं, उसमें इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत 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 अधिक होती है। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होने से हम कहते हैं कि जो आपके धातु होते हैं, जो आपके चालक होते हैं, इन चालकों में धारा बहुत ही आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। हम कहते हैं ना कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पार होने देते हैं। तो इनका मूल कारण क्या है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिक होती है ना। तो हम इसी को लेके आज आपका कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि जो कंडक्टर्स होते हैं ना, माना कि आपका कोई भी एक धातु का कंडक्टर है, जैसे कि कोई तांबा है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होने वाली है ना। मैंने थोड़ी बनाई है ताकि आपको मैं समझा पाऊं। तो क्या होता है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है। अब इसका खुद का कुछ तापमान होगा, मानो कि इसका तापमान आप ले लेते हो 27 डिग्री सेल्सियस है, और आप इसे केल्विन में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा, है ना। तो ये जो 300 केल्विन तापमान है, ये भी धातु के लिए, ये भी चालक के लिए काफी अधिक तापमान माना जाता है। यानी कि इस तापमान से ये क्या करता है, इसको प्राप्त होती है ऊष्मीय ऊर्जा, है ना। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, जैसे जैसे ताप बढ़ती है उस वस्तु में ऊष्मा बढ़ती है, ऊष्मा बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं, उसकी ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। ओके, जब स्टूडेंट्स ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इनकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की क्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ओके, देखो इतने से तापमान पर भी जो आपके चालक होते हैं, इनमें ये जो एटम्स होते हैं या ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इनमें कंपन होता है बच्चों, है ना। इनमें इतना कंपन होता है कि इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन आसानी से इस नाभिक के आकर्षण बल से निकल पाते हैं, और जब ये बाहर निकल जाते हैं तो ये मुक्त है अब,
पूरे धातु में पृष्ठ में विचरण करने के लिए, और ये कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। और चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसके इस ताप के कारण इसमें आ जाती है ऊष्मीय ऊर्जा, और ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करती है गतिज ऊर्जा। और आप सब बच्चे जानते हैं गतिज ऊर्जा का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर देते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, इनकी गति कैसी होती है? इनकी गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। कोई दाएं जाएंगे, कोई बाएं जाएंगे, कोई ऊपर जाएंगे, कोई नीचे जाएंगे, कोई कैसे ही जाएंगे, कोई कैसे ही जाएंगे। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर बाहर से कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये फ्री है कैसे भी घूमने के। जब आपके क्लास में टीचर नहीं होते तो आप कैसे करते हैं? कोई बच्चा कहीं दौड़ता है, कोई कहीं भागता है, कोई कहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि टीचर नहीं है तो बाहर से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो आप फ्री हो, आप मुक्त हो कुछ भी करने के। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार कि जब इस चालक पर बाहर से कोई बैटरी नहीं लगी है, आपने बाहर से इसको कोई भी विभव नहीं दे रखा है, तो ये फ्री है, ये मुक्त है इलेक्ट्रॉन्स गति करने के लिए। ये किसी भी दिशा में दौड़ते हैं, है ना, ये गति करते हैं, इनमें कुछ वेग होता है। तो इनका जो वेग इस प्रकार का होता है कि थोड़ी दूर चलते हैं और ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि इनका मोशन कैसा है? रैंडम, टेढ़ा मेढ़ा है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, ये यहाँ चला, इधर चल के दोनों क्या हो गए? टकरा गए। टक्कर होने के बाद में दोनों की दिशाएं बदली, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, जो ये इसको ये यहाँ मिला, फिर यहाँ पर आके टकरा गए, है ना। तो इनमें क्या होता है? इनमें टक्कर होनी शुरू होती है। ओके, और ये जो टक्कर होती है वो होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, तो अब समझिए क्या होता है स्टूडेंट्स। हम दो क्रमागत टक्करों के मध्य, देखो समझो मेरी बात, कि जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक दूसरा इलेक्ट्रॉन था। अब ये ऐसे चल रहा था और ये ऐसे गति में था, तो कुछ समय पश्चात ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से टकरा जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो ये क्या करेंगे? अब सीधे नहीं चलेंगे। अगर टक्कर नहीं होती तो ये सीधे चलता, पर ये टकरा गया तो हो सकता है ये अपना पथ ऐसे कर ले, है ना, अपनी दिशा बदल ले। तो जब ये टकराते हैं सभी इलेक्ट्रॉन, तो टक्कर के पश्चात ये क्या करते हैं? अपना पथ या अपनी दिशा में परिवर्तन लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से दो डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा कि धातु के अंदर, है ना, ये धातु है, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु की किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से होती है टक्कर, है ना। इन दो क्रमागत टक्करों के मध्य, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, दो क्रमागत यानी कंटिन्यूस, दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन्स द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, ये जो तय की गई दूरी है, ये दूरी कहलाती है मुक्त पथ। ठीक है, या हम इसे माध्य मुक्त पथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो माध्य मुक्त पथ है इसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, और इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। जैसे कि ये यहाँ से आ रहा था इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से आ रहा था, तो इनकी यहाँ पे टक्कर हुई बच्चों। ये जो रास्ता तय करेगा, है ना, ये जो दूरी तय की हुई है इसने, दो क्रमागत टक्करों के मध्य ये जो दूरी तय की है, इस दूरी को कहते हैं अपन लोग माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ एक प्रकार की क्या होती है? दूरी होती है, और ज्यादातर इसका जो आपकी परास है
वो 10 की घात -9 मीटर की रेंज की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो एक परिभाषा। एक और परिभाषा जो मैं आपको 2 परिभाषाओं की बात कर रही थी, दूसरी परिभाषा क्या है बच्चों, यहाँ पे तो हमने किसकी बात करी, दूरी की। 2 क्रमागत टकरों के मध्य की दूरी को अपन कहते हैं लैम्डा, यानी कि माध्य मुक्त पथ। जबकि 2 क्रमागत टकरों के बीच लगे समय को, है ना, 2 टकरों में कितना समय लगा है, उस समय को हम कहते हैं क्रांति काल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रांति काल क्या चीज है। क्रांति काल ये एक तरीके का समय होता है। ठीक है, ये तो होता है अपना पथ या दूरी, और ये होता है समय। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये है कि मुक्त, या हम ऐसे कहें कि 2 क्रमागत टक्करों के मध्य लगा औसत समय। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका क्रांति काल कहलाता है। और इसकी जो रेंज होती है, जो परास होती है क्रांति काल की, वो होती है 10 की घात -14 सेकेंड होती है। इतनी कोटि का क्रांति काल होता है, यानी कि लमसम, जरूरी नहीं है हमेशा, लगभग हर 10 की घात -14 सेकेंड पश्चात 2 इलेक्ट्रॉनों की टक्कर संभव है। ठीक है, तो ये इसकी रेंज है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमने ये 2 परिभाषाएं क्यों की है। हम कहते हैं कि अगर 2 टक्करों के बीच औसत दूरी, यानी कि हम लोगों ने क्या लिया है, लैम्डा, और उनके मध्य का समय जो क्या है, शांति काल यानी कि टॉ। अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो मेरे पास एक सूत्र बनता है कि टॉ यानी शांति काल बराबर होता है मात्र मुग्ध पथ बट्टा औसत चाल। अब तुम सोचोगे ये कहाँ से आया, ये अपन ने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है v, यानी कि वेग या औसत चाल क्या होता था, दूरी बटा समय। तो यहाँ मैं आपको क्या कह रही हूँ, ये जो वेग है, दूरी आप क्या लेते हो बच्चों, दूरी को हमने क्या ले रखा है, लैम्डा, है ना। तो दूरी की जगह अपन ने लिखा लैम्डा। समय मैंने आपको इस स्थिति में क्या बताया है, ये तो टॉ। तो v क्या आया, लैम्डा बटा टॉ। तो टॉ क्या हो जाएगा, टॉ को ऊपर भेजिए, v को नीचे ले आइए, तो टॉ क्या हो जाएगा, लैम्डा बटा v। ये हमारे पास में एक सूत्र आता है। ठीक है, तो ये तो स्थिति कब है, जब आपके इस चालक के सिरे पर आपने कोई भी बाहरी विभव या सेल बैटरी नहीं लगा रखी। उस वक्त क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी दिशा में दौड़ते हैं, है ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े दौड़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अगर इस चालक के पृष्ठ पर आप अगर बैटरी लगा देते हैं, है ना, सेल या बैटरी लगा देते हैं, तो क्या होता है। तो हमने एक सेल लगाया है, ये इसका प्लस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा है। आप ध्यान रखिए, धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है, और जो आपका ई होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, ये ई की दिशा है। कुछ बातें हमेशा ध्यान रखिए जो आपके 12वीं में थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल में बहुत काम आने वाली है। तो ई की दिशा बच्चों, विद्युत क्षेत्र, ई यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा बैटरी के प्लस से माइनस की ओर। और इस धातु पृष्ठ में मुक्त कौन है, किसके कारण आपका धारा प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, है ना। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा धारा की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है, धारा अगर ऐसे बह रही है, देखो मैंने धारा की दिशा क्या बताई है, प्लस से माइनस ऐसे बताई है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलने शुरू हो जाएंगे, इसके विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा के विपरीत। हमेशा याद रखना,
धारा की दिशा क्या होगी, बैटरी के प्लस से माइनस की ओर। गलती ये मत करना, प्लस से माइनस ऐसे मत लेके जाना, बैटरी के अंदर नहीं बात करते, हम लोग बाहर टर्मिनल की बात करते हैं। बाहर वाला बैटरी का प्लस से जो भी परिपथ है पूर्ण होता हुआ माइनस की तरफ, तो ये होती है धारा की दिशा। इसकी विपरीत दिशा होती है आपकी इलेक्ट्रॉन की। ऐसा क्यों है, इसका भी कारण है। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब आप लोग लगाते हैं बैटरी, है ना, आपने इसमें बैटरी लगाया तो यहां पर उत्पन्न हो जाता है एक विभव। यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, एक विभव V उत्पन्न होता है। और आप लोगों को पता है E क्या होता है, V/L, ये हमने पढ़ रखा है। L जहां पर क्या है, आपकी इस धातु की आपकी लंबाई अपन ने मान ली है, ठीक है। वैसे V/D होता है, यहाँ पर हमने इसकी पूरी दूरी L ली है, इसलिए हमने L लिखा है। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा एक बल, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कारण, E के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा एक बल, और बल का फॉर्मूला या सूत्र होता है F बराबर E। ये E कौन है, इलेक्ट्रॉन। छोटा E कौन है, इलेक्ट्रॉन। बड़ा E कौन है, विद्युत क्षेत्र। तो ये लगता है इस पर आपका बल। आपको मैं बता दूं, हमने पिछले वाले यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में इस सूत्र को इस प्रकार से पढ़ा हुआ है, F बराबर QE। Q क्या होता था बच्चों, आवेश। आज मेरे लिए आवेश कौन है, मैंने आवेश लिया है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए Q के स्थान पर मैंने किसे लिख दिया है, E। ये कोई नया नहीं है, अपने पहले वाले यूनिट में से बहुत बार उपयोग में लिया हुआ है, तो इसी से हमने इस सूत्र को लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन होता है तो आप यहाँ पे माइनस चिन्ह लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक है, इसलिए हम इसे लिखते हैं -EE। तो आप F और E की दिशा देखो, माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह ये दर्शाएगा जो E की दिशा होगी उसकी विपरीत दिशा में आपका बल कार्यरत होगा, है ना। अगर E की दिशा तुम्हारी लेफ्ट से राइट है, E की दिशा क्या है, लेफ्ट से राइट है, तो F की दिशा, बल की दिशा क्या होगी, राइट से लेफ्ट होगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर धक्का कहाँ लग रहा है, इस दिशा में, विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन इस छोर की तरफ आएंगे। क्लियर है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा E की दिशा के विपरीत लगती है। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये जब आपका बल लग रहा है, इस बल के कारण क्या होता है, आप अगर हम इलेक्ट्रॉन पे बात करें तो F का सूत्र क्या होता है, वैसे m/a, न्यूटन का जो आपका सेकेंड नियम था, है ना। F बराबर क्या होता है, m/a, तो इससे A क्या हो जाता है, F/m, और F का मान आपके पास है -EE, ये वाला मान समीकरण 1 से /m, इसे लिख लीजिए समीकरण नंबर 2। मैं इसकी आपको थ्योरी भी बता देती हूँ थोड़ी। होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हमने अभी देखा कि ये जब टक्कर होती है, तो इसको आप वापस एक और बार समझिए कि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ पर इसकी हो चुकी है पहली टक्कर। पहली टक्कर के पश्चात थोड़ी देर के लिए ये आ जाता है, वेग हो जाता है इसका 0, है ना। जैसे ही टकराएगा उसी पल इसका वेग क्या हो जाएगा, 0। फिर धीरे 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 इसका वेग बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। 0 हो गया था, जस्ट टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाता है 0। फिर जैसे जैसे ये गति करता है वैसे वैसे इसके वेग में होती है वृद्धि। वेग में वृद्धि होने का मतलब हम कहते हैं यह इलेक्ट्रॉन होता है त्वरित। और माना कि यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जाके ये इससे टकराएगा। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, बड़े ध्यान से समझिए मेरी बात। जैसे ही टकराता है वेग है 0, धीरे धीरे वेग बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और कब तक बढ़ेगा, जब तक कि ये दूसरी टक्कर नहीं कर लेता। यानी कि मैं ऐसा कहूं कि इस दूसरी टक्कर से जस्ट पहले जो इसका वेग होगा वो क्या होगा,
अधिकतम होगा। और फिर ये जब टकराएगा तो पुनः उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने त्वरण a का मान निकाला है। ठीक है, जस्ट टक्कर के बाद वेग 0, और वेग 0 होने के बाद धीरे धीरे वेग बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक ये दूसरी टक्कर नहीं कर लेता। तो मैं ऐसा कह दूं कि जस्ट दूसरी टक्कर के पहले इसका वेग क्या होता है, अधिकतम। तो हम कहेंगे प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग अधिकतम, और इसी अंतिम वेग को हम कहेंगे अपवाह वेग। हमने यहाँ पे लिखा है कि जब टक्कर हो रही है उसके लिए अपन कह रहे हैं प्रारंभिक वेग, यानी कि u क्या होता है, 0, जबकि अंतिम वेग जो कि vd द्वारा हम दर्शा रहे हैं, जो आपका अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये क्या होता है, आपका अधिकतम होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ रखा है, v बराबर u प्लस at। ठीक है, v क्या होता है स्टूडेंट्स, अंतिम वेग, u क्या होता है हमारे पास प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और t होता है समय। अब देखिए, अंतिम वेग को हमने क्या दर्शाया, vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग। तो इस v के स्थान पर मैं लिखूंगी vd बराबर u होता है प्रारंभिक वेग कितना है, 0 प्लस का प्लस a का मान समीकरण नंबर 2 दे रहा है, तो a का मान समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे माइनस ई बटा m इंटू t यानी कि टाइम, और यहाँ पर समय को हम क्या ले रहे थे बेटा, क्रांतिकाल यानी कि टॉ, तो समय t की जगह अपन क्या लिखेंगे, टॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक समीकरण निकलता है जिसे हम लिख लेते हैं। तो Vd बराबर 0 प्लस कुछ भी है तो 0 हट जाएगा, तो Vd बराबर, यहाँ देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ई बटा m टॉ। ठीक है, तो ये E सदिश राशि है, Vd सदिश राशि है। ये चीज हमारे पास में Vd यानी कि हमारे पास में अपवाह वेग का सूत्र आया है। और आप अगर इसको सिर्फ परिमाण लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पर मान लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको अपवाह वेग और शांति काल में एक संबंध मिलता है। तो ये क्या मिला हम लोगों को, अपवाह वेग। कई किताबों में आप लोग देखोगे इसको अनुगमन वेग भी लिखा होता है ना, अपन दोनों ही लिख लेते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग तथा शांति काल में संबंध मिला है। ठीक है, ये वाला। अब देखिए, इसी सूत्र को हम ऐसे लिखते हैं, Vd बराबर, इसकी जगह मैं लिखती हूँ E, टॉ को आगे ले आए बटा m और E को पीछे ले गए। लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो चीज है आपकी E टॉ बटा m, ये चीज है आपकी नियत। कैसे, E मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मान, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और अगर मैं किसी एक ही प्रकार की धातु ले रही हूँ, सपोज तांबा ले रही हूँ, तो उसके लिए टॉ का मान भी क्या हो जाएगा, नियत, है ना। तो ये चीज है आपके पास नियत, और इस नियत राशि को आप कहते हैं गतिशीलता। क्या कहते हैं, गतिशीलता, और इसे दर्शाते हैं न्यू द्वारा। तो ये जो गतिशीलता है न्यू, ये क्या लिखा अपन ने, E टॉ बटा m। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसमें एक नियत राशि प्राप्त होती है। वैसे एक इसका परिभाषा भी है, परिभाषा भी कर लेते हैं अपन लोग। गतिशीलता की परिभाषा क्या है, गतिशीलता को प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अपवाह
वेग के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है बच्चों। यानी कि इससे हम क्या लिख सकते हैं, गतिशीलता क्या है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र का मतलब नीचे ई आएगा, के लिए अपवाह वेग यानी कि vt। तो न्यू परिभाषा से सूत्र है न्यू बराबर vd बटा ई, और ये जो हमने ऊपर vd यानी अपवाह वेग का जो संबंध निकाला था उससे न्यू का सूत्र आता है ई टॉ बटा एम। तो हम लिख सकते हैं न्यू बराबर ई टॉ बटा एम, जो बराबर होता है vd बटा ई के, vd बटा ई के। ये है हमारा गतिशीलता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ होता है हमारा आज का टॉपिक खत्म। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई समस्या है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और अपने नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।